For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you'll get all the content easily, topic-wise. हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल में। और यहाँ इस चैनल पे आपको CS रिलेटेड सारे वीडियोस और टॉपिक्स जो कि CA और CS कोर्सेज में अवेलेबल है, उन टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं और आपके लिए लाइफ इजी बनाते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, ये हमारा थर्ड लेक्चर है क्रेडिट रेटिंग एंड IPO ग्रेडिंग के टॉपिक में। तो सबसे पहला जो वीडियो था वो इस सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट रेटिंग क्या होता है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहाँ पे प्लेस्ड होती हैं कैपिटल मार्केट में, और वो कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे वर्क करती हैं, उनका बेसिक फंक्शन क्या है, मतलब एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि क्रेडिट रेटिंग का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, और ये जो कीवर्ड्स जो हाईलाइट किए गए हैं उन्हें एग्जाम में लिखना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको ये बताया था टाइप्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग, किन किन प्रकार के क्रेडिट रेटिंग हुआ करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। यहाँ ये 3 इम्पॉर्टेंट नोट्स बताया था कि इन नोट्स को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसके रेटिंग को सिर्फ और सिर्फ उसके रेटिंग को देखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है। आगे हम देखते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी रेटेड, मतलब विच में बी रेटेड, क्या कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको रेट किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म डेट ऑब्लिगेशंस, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म डेट ऑब्लिगेशंस वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स और प्रोजेक्ट फाइनेंस डेट्स are considered long term, whereas medium term debt obligation किसको consider करते हैं, तो debts ranging from 1 to 3 years like fixed deposits are considered medium term, मतलब 1 से लेके 3 साल तक का मेच्योरिटी अगर रहा तो उसे हम मीडियम टर्म मानते हैं। उससे ज़्यादा का जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उन्हें हम लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, और इनको भी रेट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। बेसिकली यहाँ पे यही समझाया जा रहा है। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन, यहाँ पे तो हमने देखा कि लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म की बात की गई। आगे हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस क्या है। तो इसका पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड दिया गया है जो कि 1 साल से कम का मैच्योरिटी है। जिन ऑब्लिगेशन, जिस इंस्ट्रूमेंट के 1 साल से कम के मैच्योरिटी पीरियड होते हैं उन्हें हम शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस कहते हैं। वैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिनके मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से या 1 साल या 1 साल से कम हो। तो बेसिकली ये सब मनी मार्केट में कवर होते हैं इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी जो हैं उनको भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा रेट किया जाता है। अगर आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिफरेंस नहीं समझ आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखें कि मनी मार्केट का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, और मनी मार्केट का जो चैप्टर है हमारे इस सब्जेक्ट में कैपिटल मार्केट में, वो मनी मार्केट वाले चैप्टर को भी हम लोगों ने कवर करके रखा हुआ है और काफ़ी डिटेल में कवर किया है। आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यही यहाँ पे इस सेकंड पॉइंट में यही लिखा गया है कि शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस जो होते हैं, जो कि 1 साल या 1 साल से कम के होते हैं, उन्हें भी रेट किया जा सकता है। तो वो है कमर्शियल पेपर्स, क्रेडिट नोट्स एंड कैश सर्टिफिकेट्स, जो कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है नॉर्मली। थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि इक्विटी ग्रेडिंग एंड असेसमेंट स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस। इक्विटी ग्रेडिंग कहने का मतलब क्या, किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को भी ग्रेड किया जा सकता है, उसको भी असेस किया जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशंस भी होते हैं कई सारे। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, आप लोगों को पता ही है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो भी बॉन्ड्स इशू करते हैं अपने एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स भी एक प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं, और बॉन्ड्स इशू करते हैं अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो वैसे बॉन्ड्स को
म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कहा जाता है, तो उनको भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ जो होती हैं उन्हें भी रेट करती हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स, प्लांटेशन स्कीम्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स माइंड यू, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोजेक्ट्स को भी रेट किया जा सकता है। प्लांटेशन स्कीम्स जो होते हैं उन्हें भी रेट करते हैं लोग। म्यूचुअल फंड स्कीम्स को तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उन्हें तो रेट करेगी ही, क्योंकि उनकी रेटिंग्स को देखकर लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उन्हें शामिल करते हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेट्स, ADR आपके हो गए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूज़, और बैंक सिक्योरिटीज़, बैंक्स जो होते हैं वो भी सिक्योरिटीज़ इशू किया करते हैं, उन्हें भी रेट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेट्स क्या है, तो काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंड करने के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू किया जाता है, तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेट्स कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि इन डिटरमाइनिंग अ रेटिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर एम्प्लॉयड। जब भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इन इंस्ट्रूमेंट्स को रेट करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी या फिर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे उन्हें एनालाइज नहीं करेंगी। उन्हें जो एनालिसिस होगा वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के बेसिस पे होगा, और जो रेटिंग निकलेगा वो उन्हें अपने वेबसाइट में पब्लिश करना होगा, और उन रेटिंग्स को देखकर लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को तैयार करते हैं, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में उनको शामिल करते हैं उन रेटिंग्स को। तो यही था कि किस प्रकार से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां रेट करती हैं। ये अब हम लोग आगे देखते हैं कि यूज़ ऑफ क्रेडिट रेटिंग, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो हैं उन्होंने क्रेडिट रेटिंग दे दिया किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, सिक्योरिटीज़ का, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किन किन इंस्ट्रूमेंट्स को रेट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। तो उन रेटिंग्स को कौन कौन यूज़ करते हैं और उनके लिए वो क्या यूज़ है, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्रेडिट रेटिंग इज़ यूज़फुल फॉर किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए यूज़फुल है। आगे यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए कैसे यूज़फुल है। इशूअर्स के लिए यूज़फुल है। इशूअर मतलब कौन? जो कि अपने शेयर्स मार्केट में ला रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये मार्केट में ला रहे हैं आम जनता से पैसा उठाने के लिए, तो वो लोग इशूअर हो गए। जैसे कि कंपनियां हो गई, जब अगर कोई कंपनी है, अगर वो अपना IPO ला रही है तो इशूअर कौन हुआ? कंपनी। कोई कंपनी है जिन्होंने अपना शेयर इशू किया, कोई कंपनी है जिन्होंने अपना डिबेंचर इशू किया, तो कंपनियां इशूअर हो गई हैं। और मनी मार्केट में माइंड यू ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मनी मार्केट में बेसिकली गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर इशू कर रही है गवर्नमेंट, तो इशूअर कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि इशूअर कोई भी हो सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इंटरमीडियरीज काफ़ी सारे इंटरमीडियरीज जो भी हमारे कैपिटल मार्केट में मौजूद हैं उनको हम इंटरमीडियरीज कहते हैं। अब इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? बीच वाले, मतलब जैसे कि ब्रोकर हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, इन्हें हम इंटरमीडियरीज कहते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज के बारे में डीपली जानना है, समझना है, तो आप हमारे सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं। उस चैप्टर को पूरे अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। और अगर आपको उसका नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स बिल्कुल वहाँ पे अवेलेबल है। एंड रेगुलेटर्स के लिए भी क्रेडिट रेटिंग जो है वो यूज़फुल होती है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्वेस्टर्स के लिए यूज़फुल है। तो CRA मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कम्युनिकेट्स टू द इन्वेस्टर द
relative ranking of the default loss probability for a given fixed investment। मतलब कि लॉस की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर आप एज एन इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हो तो कितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आपको लॉस हो। ये बात कौन बताता है? ये बात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती है। किसको? इन्वेस्टर को। कैसे? अपने वेबसाइट में पब्लिश करके, ठीक है। इन कंपैरिजन विद अदर रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स इन अ वे इट इज एसेंशियली एन इंफॉर्मेशन सर्विस। ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेटिव सर्विस है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेटिंग को देख के हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? इंफॉर्मेशन ही तो मिलता है। ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर तो हमारी लॉस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर रेटिंग अच्छी होगी तो लॉस की प्रोबेबिलिटी कम होगी, रेटिंग बुरी होगी तो लॉस की प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। फॉर इशूअर, अब हम देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो इशूअर के लिए कैसे मददगार है। इशूअर के लिए मददगार किस प्रकार से है? द मार्केट प्लेसेस एन इमेंस फेथ इन ओपिनियन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। काफ़ी मतलब मार्केट काफ़ी ज़्यादा भरोसा जताता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग्स को देखकर। हेंस द इशूअर ऑलवेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स क्रिटिकल एनालिसिस। दिस enables the issuers of highly rated instruments to access the market even during adverse market condition। सपोज करो आप इशूअर हो, ठीक है, आप एक कंपनी हो, आप अपना शेयर जो है वो ला रहे हैं मार्केट में, मतलब आप आईपीओ ला रहे हैं, ठीक है। तो आईपीओ ला रहे हैं तो आपको आईपीओ ग्रेडिंग करवानी पड़ सकती है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर आईपीओ ग्रेडिंग करवाते हैं तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो आपके आईपीओ को एक ग्रेड देगी। सपोज करो आपके आईपीओ को एक अच्छा ग्रेड मिलता है तो लोग, मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑफ कोर्स ज़्यादा लालायित रहेंगे आपके आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रेटिंग को अगर देखेंगे, आईपीओ रेटिंग का जो रेट दिया गया है उस रेटिंग को देखेंगे तो, और अगर अच्छी रेटिंग है तो उन्हें लगेगा कि वाह कंपनी अच्छी है, मतलब इसमें ज़रूर पैसे लगाने चाहिए, इसके शेयर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो वो इशूअर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। इशूअर्स को ईजी हो जाता है मार्केट से पैसा उठाना अगर रेटिंग अच्छी हो तो। फॉर इंटरमीडियरीज, रेटिंग इज यूजफुल फॉर इंटरमीडियरीज सच एज मर्चेंट बैंकर्स फॉर प्लानिंग, प्राइसिंग, अंडरराइटिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द इशूज। अंडरराइटर्स का भी मर्चेंट बैंकर्स कम काम आते हैं। वही जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया इशूअर वाले, इस पॉइंट पे जब एग्जांपल मैंने आपको दिया आईपीओ का, तो जब भी कोई आईपीओ लाती है कंपनी तो उन्हें एक मर्चेंट बैंकर, कई सारे मर्चेंट बैंकर होते हैं, उनमें से एक लीड मर्चेंट बैंकर होता है, तो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है। अब वो मर्चेंट बैंकर क्या काम करती है कंपनी के लिए, इशूअर के लिए? ये काम करती है कि वो पूरा का पूरा जो आईपीओ रिलेटेड जो प्रोसेस है, पैसा रिसीव करना, शेयर्स को मार्केट में मतलब मार्केट में लाना, वो मर्चेंट बैंकर संभालती है। तो मर्चेंट बैंकर को हेल्प होता है, क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छा मिले, आईपीओ ग्रेडिंग अगर अच्छा मिले तो मर्चेंट बैंकर को हेल्प होता है प्लानिंग करने में, प्राइसिंग करने में। अच्छा क्रेडिट रेटिंग होगा तो ऑफ कोर्स प्राइसिंग थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे मर्चेंट बैंकर्स, ताकि जो है शेयर्स थोड़ा सा ऊपर लिस्ट हो। अंडरराइटिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ द इश्यूज, ठीक है। इंटरमीडियरीज लाइक brokers and dealers in securities use ratings as an input for monitoring risk exposures। रिस्क एक्सपोजर को मॉनिटर भी किया जा सकता है रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए, वही यहाँ पे लिखा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि रेगुलेटर्स मतलब कौन? जैसे आरबीआई हो गई, सेबी हो गई, गवर्नमेंट के अदर बॉडी, एमसीए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, ये सब सारे हमारे रेगुलेटर्स हैं, ठीक है। और रेगुलेटर्स का क्या काम है? तो मार्केट में सब कुछ सही चले उस चीज़ को रेगुलेट करना। आरबीआई एज अ रेगुलेटर का क्या काम करती है कि बैंकिंग सिस्टम में सब कुछ सही से चले, इस चीज़ को रेगुलेट करती है। उसी तरह सेबी क्या करती है
कि मार्केट में ये जो हमारा एक्सचेंजेस हैं, BSE, NSE, OTC या ये सब सारे एक्सचेंजेस सही तरीके से काम करें, ये इंश्योर करना, कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वगैरह ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करना। तो रेगुलेटर्स का यही काम है कि अच्छे से रेगुलेट करना किसी भी चीज़ को। तो हम देखते हैं कि रेगुलेटर्स के लिए कैसे क्रेडिट रेटिंग जो है वो यूज़फुल है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस्क्राइब्स अ नंबर ऑफ regulatory uses of ratings. The RBI requires that NBFC must have minimum investment grade rating. अगर कोई NBFC है, मतलब RBI बोलती है कि अगर कोई NBFC आ रहा है, ठीक है, कोई NBFC है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कंपनी उसको कहेंगे लास्ट में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। NBFC एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ NBFC का, सो दैट आपको रिलेट करने में, आपको समझने में आसानी हो। तो NBFC का एग्जांपल हुआ हमारा बजाज फाइनेंस, ठीक है। बजाज फाइनेंस एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। तो NBFC जो है मस्ट हैव अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग। उसका जो रेटिंग है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उन्हें मिला हुआ होना ही चाहिए। अगर वो इफ इट इंटेंड्स टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, अगर NBFC पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना चाहती है, आम जनता से पैसा उठाना चाहती है, तो मिनिमम उसके पास इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से होना ही चाहिए। एज पर द तो ये जो लाइन है, ये जो यहाँ पे लिखा गया है, इससे क्या हमें पता चल रहा है कि रेगुलेटर भी क्रेडिट रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं, जो कि एजेंसीज के द्वारा दिया जा रहा है, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है, उस चीज़ का महत्व वो भी समझ रहे हैं रेगुलेटर्स। तो वही है कि रेटिंग्स का यूज़ कभी कभी रेगुलेटर्स भी करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम कि एज पर मनी मार्केट रेगुलेशंस ऑफ द RBI, a corporate must get an issue of CP rated and can issue such paper subject to CP, मतलब हो गया कमर्शियल पेपर, ठीक है। तो ये कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी मस्ट गेट एन इशू ऑफ कमर्शियल पेपर रेटेड। अगर कमर्शियल पेपर ला रही है कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी, तो उस कमर्शियल पेपर को पहले रेट करवाना पड़ेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। एंड कैन इशू सच पेपर सब्जेक्ट टू मिनिमम रेटिंग, और जिस तरह का रेटिंग उन्हें प्राप्त हुआ है, जिस तरह का रेटिंग उन्हें मिला है, उसी हिसाब से वो इशू को लाया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ ये हमें समझ में आता है कि रेगुलेटर्स जो हैं वो भी क्रेडिट रेटिंग को महत्व देते हैं और क्रेडिट रेटिंग का यूज़ वो भी समझते हैं। तो हम लोगों ने इस सेगमेंट में क्या देखा कि किस तरह से इन्वेस्टर्स के लिए, इशूअर के लिए, इंटरमीडियरीज के लिए, रेगुलेटर्स के लिए क्रेडिट रेटिंग यूज़फुल है और किस तरह से वो यूज़ करते हैं क्रेडिट रेटिंग को। और आज हम लोगों ने ये देखा इसके पहले कि किस तरह से कई सारे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको कि रेट किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म डेट ऑब्लिगेशंस वाले इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो कि मनी मार्केट में स्पेशली होते हैं, उन सबको भी रेट किया जा सकता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी मार्केट में जो भी सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह हैं उनको भी रेट किया जा सकता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक सिक्योरिटीज, ADR, GDR, इन सबको भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके रेटिंग्स दिया जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है और बने रहे हमारे प्लेलिस्ट के साथ। और थैंक यू।